स्वागत। आज की हमारी पड़ताल में ना कई अहम और काफी सोचने वाले स्रोत हैं हमारे पास। ये सब मिलकर सितंबर 2025 की शुरुआत की एक मिली-जुली सी तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब डिप्लोमेसी में कुछ तनाव है, देश के अंदर पॉलिसी बदल रही है, नई डिफेंस टेक की बात हो रही है और इकोनॉमी पर भी दबाव साफ दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये सब मुद्दे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कहाँ क्या हो रहा है, चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये एक ऐसा दौर लग रहा है जहाँ मतलब इंटरनेशनल रिश्ते बदल रहे हैं, अमेरिका भारत के बीच वो तनाव वाली खबरें, ब्रिक्स का बढ़ना हम्म। और देश के अंदर देखें तो जुडिशरी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट इन सब में सुधार की बात। हम्म। और हाँ, अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने पर जोर है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन उलझी हुई कड़ियों को थोड़ा सुलझाएं, देखें कि इनका असली मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। अमेरिका ने भारत को सबसे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया वो था शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी का जाना। हालांकि वो तस्वीर पुरानी बताई जा रही है ना? हाँ, तस्वीर पुरानी थी, लेकिन ये बयान उन्होंने ट्रुथ सोशल पर डाला। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा। 50%? जी, 50%, ये बहुत ज्यादा है। और फिर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का भी बयान आया कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा बनना बंद करे और साइड चुने अमेरिका या चीन। ये तो मतलब सीधी चुनौती है भारत की फॉरेन पॉलिसी को। बिल्कुल, ये सीधी चुनौती है। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने तो जैसा उनका तरीका है आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, सधी हुई प्रतिक्रिया। हम्म। लेकिन जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से वो ये कि अधिकारी इसे भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसकी गलत समझ बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बड़ा बाजार हैं, अमेरिका से 27 साल से रिश्ते अच्छे हैं, इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए। सही। और यहाँ जो टाइमिंग है वो भी देखने वाली है। 8 सितंबर को ब्राजील ने ब्रिक्स देशों की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। अच्छा। हाँ, और उसका एजेंडा ही यही था, सदस्य देशों के एक्सपोर्ट पर जो अमेरिकी टैरिफ लगे हैं उस पर बात करना। और इसमें भारत की तरफ से कौन गया? इसमें पीएम मोदी नहीं गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। तो इसे भी एक सोचा समझा कूटनीतिक सिग्नल माना जा रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मतलब प्रधानमंत्री का ना जाना? देखिए, ब्रिक्स अब बड़ा हो गया है। मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई सब जुड़ गए हैं। 11 सदस्य हो गए हैं। हाँ। और ये ग्रुप अब खुलकर कह रहा है कि अमेरिका की ये जो एक तरफा कार्रवाई है इसके खिलाफ साझा रणनीति बनानी होगी। अच्छा। और दिलचस्प ये भी है कि अमेरिका ने भी सब पर एक जैसा टैरिफ नहीं लगाया। भारत ब्राजील पर 50%, चीन साउथ अफ्रीका पर 30%, रूस ईरान पर 10%, इंडोनेशिया को कुछ छूट भी है। अच्छा, अलग-अलग रेट्स हैं। हाँ, तो ये पूरी सिचुएशन जो है, ये ग्लोबल ट्रेड, मल्टीलैटरलिज्म बनाम यूनिलैटरलिज्म इस बहस को और हवा दे रही है। और यहीं पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता की बात है, वो टेस्ट हो रही है। ये रणनीतिक स्वायत्ता, ये शब्द हम बार-बार सुनते हैं। आसान भाषा में क्या मतलब है इसका भारत के लिए? असल में इसकी जड़ें तो पुरानी हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम की। लेकिन आज इसका मतलब है कि भारत किसी एक पावर ब्लॉक के साथ पूरी तरह बंधना नहीं चाहता। ठीक है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलग-अलग देशों से अलग-अलग मुद्दों पर डील करता है। जैसे एक तरफ अमेरिका से कॉमकासा, लेमोआ, बेका जैसे अहम डिफेंस समझौते हैं। हाँ, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक्स वाले। बिल्कुल, क्वाड का भी हिस्सा है। दूसरी तरफ चीन के साथ ट्रेड भी बहुत बड़ा है। बॉर्डर पर टेंशन कम करने के लिए बातचीत भी चल रही है। और रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं पश्चिम के, फिर भी भारत ने रिश्ते बनाए रखे हैं, खासकर एनर्जी में। तो मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, इकोनॉमी में भी। चीन +1 स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। नए मार्केट ढूंढे जा रहे हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ताकि किसी एक देश पर डिपेंडेंस कम हो। राइट। मल्टीलैटरल लेवल पर भी भारत एक्टिव है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, G20 में रिफॉर्म्स की बात करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश करता है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी इसमें। बिल्कुल हैं। अमेरिका का ये टैरिफ, यूरोप का कार्बन टैक्स आ रहा है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, और उधर चीन, रूस, पाकिस्तान का गठजोड़ भी एक चैलेंज है। तो ये जो टैरिफ वाला मामला है ना, ये इसी बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर का एक हिस्सा है बस। कारी है उसके हिसाब से भारत से अमेरिका को जो कपड़ा और गारमेंट जाता है वो करीब 11 अरब डॉलर का है। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसका लगभग 40% हिस्सा पंजाब से ही जाता है।
लुधियाना में जो हैंड टूल बनाने वाली 350 से ज्यादा यूनिट्स हैं, वहां प्रोडक्शन 30-35% तक गिर गया है। बाप रे। एक कंपनी का उदाहरण है, वहां 350 कर्मचारियों में से 40 को दूसरे काम देने पड़े हैं। मतलब नौकरियां जा रही हैं या जाने का खतरा है। बिल्कुल। और पंजाब का जो इंजीनियरिंग टूल्स वाला उद्योग है, करीब 3000 करोड़ का, वो भी मुश्किल में है। बड़ी कंपनियां जैसे श्री टूल्स इंडस्ट्रीज, उन्होंने रात की शिफ्ट बंद कर दी है, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। हाँ, और दूसरे एक्सपोर्ट्स का भी यही हाल होगा, जैसे बेडशीट, टॉवल वगैरह। हाँ, उनका भी। बेडशीट तोले का एक्सपोर्ट करीब 6500 करोड़ का है, जिसमें से 2500 करोड़ सिर्फ अमेरिका जाता है। और हैंड टूल्स फास्टनर्स का करीब 6000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। इन सब में ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, माल जमा हो रहा है। सही। और अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिकी खरीदार 25% तक डिस्काउंट मांग रहे हैं। अच्छा। कुछ एक्सपोर्टर तो जुगाड़ लगा रहे हैं कि अपना माल वियतनाम या बांग्लादेश के रास्ते अमेरिका भेज दें। रूट बदलने की कोशिश। हाँ, और इंडस्ट्री अब सरकार से मदद मांग रही है कि भाई टैरिफ का कुछ बोझ आप उठाओ, ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाओ, पुरानी फोकस मार्केट स्कीम वापस लाओ, लोन चुकाने में मोहलत दो। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ घरेलू बाजार इनको बचा सकता है? वही तो। क्या लगता है आपको? बहुत मुश्किल है। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी ओवर सप्लाई है, मार्जिन कम है, और अक्सर एक्सपोर्ट क्वालिटी और डोमेस्टिक जरूरतें अलग होती हैं। सही। तो ये लुधियाना वाला केस दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी ग्लोबल सप्लाई चेन से कितनी जुड़ी है, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की राह पर चलने की एक फौरी आर्थिक कीमत भी हो सकती है। ये उसका एक उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब जरा देश के अंदर क्या चल रहा है उस पर आते हैं। हाल ही में TPCR 2025 यानी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप जारी हुआ है। इसका मेन फोकस क्या लग रहा है? इसमें दो चीजें साफ दिख रही हैं। एक, अपना न्यूक्लियर डिटरेंस मतलब परमाणु हमले से रोकने की जो क्षमता है उसे और मॉडर्न बनाना, और दूसरा ड्रोन वॉरफेयर मतलब ड्रोन से लड़ाई की जो कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़ी छलांग लगाना। अच्छा, क्या क्या है इसमें खास न्यूक्लियर वाले में? न्यूक्लियर में देखिए, SLBMs की बात है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसके लिए K सीरीज पनडुब्बियों को अपग्रेड करना है, और जो अपनी स्वदेशी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स है उनका प्रोडक्शन जारी रखना है। यानी समुद्र के नीचे से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक की गारंटी? बिल्कुल, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और जमीन से जो अग्नि 5 मिसाइल है उसके MRF वर्जन पर काम चल रहा है। MRV मतलब एक ही मिसाइल कई सारे वॉरहेड ले जा सकती है, और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पे जा सकता है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इससे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए। और क्या है इसमें? और हैं सिक्योर मोबाइल कमांड पोस्ट व्हीकल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को और सिक्योर बनाना, क्वांटम कंप्यूटिंग से भविष्य में जो खतरा हो सकता है उससे बचाने वाली एन्क्रिप्शन टेक्निक, और न्यूक्लियर हथियारों की सेफ्टी के लिए भी मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन यूनिट्स, डीकंटामिनेशन यूनिट्स, ये सब। और ड्रोन्स पर तो काफी जोर है लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें हेल UAVs हैं, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब ऐसे ड्रोन्स जो बहुत ऊंचाई पर 60,000 फीट से भी ऊपर उड़ें। अच्छा। और 24 घंटे से भी ज्यादा हवा में रहें, स्टेल्थ फीचर हो, चुपके से निगरानी या हमला कर सकें। सोलर पावर्ड भी हो सकते हैं, और इनमें अलग अलग पेलोड लग सकते हैं, कैमरे, हथियार, जैमर्स वगैरह। और वो झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स? हाँ, स्वॉर्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी सुसाइड ड्रोन्स। ये AI की मदद से खुद टारगेट ढूंढकर उसे तबाह कर सकेंगे। जमीन के लिए भी कुछ है? हाँ, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो खतरनाक CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर वाले इलाकों में जाकर रेकी कर सकें। और दुश्मन के ड्रोन से बचने के लिए जैमिंग टेक्नोलॉजी, मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस, ये सब भी हैं। और इन सब में आत्मनिर्भर भारत का कितना रोल है? बहुत अहम। रोड मैप में साफ लिखा है कि सरकारी कंपनियों यानी DPSUs के साथ साथ प्राइवेट फर्म्स को भी मेक इन इंडिया के तहत लाना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर है, और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी DIO के जरिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना है, खासकर अनमैन्ड सिस्टम, AI, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। इसी रिपोर्ट में एक होल ऑफ नेशन अप्रोच की भी बात है, समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, सबके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए, जॉइंट ट्रेनिंग हो, ताकि ड्रोन नेटवर्क और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल हो सके। और सिविलियन एजेंसी और मिलिट्री के बीच भी तालमेल, जैसे कोई CBRN आपदा आ जाए तो मिलकर काम करें, साइबर डिफेंस की एक्सरसाइज साथ में करें, ऐसी सप्लाई चेन बनाएं जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों के काम आए।
भविष्य में स्पेस, साइबर, ड्रोन, इन सबको ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह की लड़ाई के लिए तैयार करना है। सुनने में तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लग रहा है। लेकिन क्या ये समग्र राष्ट्र वाला आइडिया प्रैक्टिकल है? मतलब क्या ये वाकई जमीन पर उतर पाएगा? हम देखते आए हैं कि अलग-अलग विंग्स में कोऑर्डिनेशन की अपनी चुनौतियां रही हैं। सवाल बिल्कुल जायज है। रोड मैप एम्बिशियस तो है, लेकिन इसको हकीकत बनाने के लिए लगातार पॉलिटिकल विल, रिसोर्सेज और सबसे जरूरी एक कल्चरल शिफ्ट चाहिए होगा, मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी दोनों में। देखना होगा कि ये प्लान भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो बाहर से प्रेशर आ रहे हैं उनके बीच कैसे फिट बैठता है। चलिए अब शासन से जुड़े कुछ और मामलों पर आते हैं। जजों के खुद को किसी केस से अलग करने, जिसे रिक्यूजल कहते हैं, उस पर हाल में कुछ अजीब सी बातें हुई हैं। हाँ, क्या हुआ है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश हैं। वो एक एक्टिविस्ट सुरेंद्र गडिलिंग की जमानत याचिका सुन रहे थे सुरजागढ़ आयरन ओर माइन वाले केस में। 13 बार केस टालने के बाद उन्होंने अचानक खुद को अलग कर लिया और ऑर्डर में कोई कारण भी नहीं बताया। अच्छा, बिना कारण बताए? हाँ, और दूसरी तरफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने बाकायदा ऑर्डर में लिखवाया कि जुडिशरी के ही एक सीनियर मेंबर ने उन पर एक केस में फेवर करने के लिए दबाव डाला था। ओह, ये तो गंभीर बात है। और ऐसा ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ। जस्टिस विशाल मिश्रा ने नोट किया कि एक रूलिंग पार्टी के MLA ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो सवाल ये है कि रिक्यूजल का कारण बताने में इतना फर्क क्यों है? कोई यूनिफॉर्म रूल क्यों नहीं है? यही असल मुद्दा है। भारत में जजों की रिक्यूजल के लिए कोई साफ लिखित नियम नहीं है। ये जज के अपने विवेक पर या जो परंपरा चली आ रही है उस पर निर्भर करता है। और यहीं पर जस्टिस कुरियन जोसेफ की वो बात याद आती है जो उन्होंने NJAC वाले केस में कही थी, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और इसी पारदर्शिता और सुधार की जरूरत एक और जगह महसूस हो रही है, यूनिवर्सिटीज में चांसलर की नियुक्ति। अभी ज्यादातर राज्यों में क्या होता है कि गवर्नर ही एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। हाँ, उन्हीं के पास वाइस चांसलर VC अपॉइंट करने से लेकर यूनिवर्सिटी रूल्स अप्रूव करने तक की पावर होती है। लेकिन इस पर काफी क्रिटिसिज्म भी होता है ना, कि ये राजनीतिक दखलंदाजी है, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी कम होती है। बिल्कुल, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि चांसलर अपनी पावर का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। अगर दुनिया में देखें तो UK में चांसलर का पद अक्सर सेरेमोनियल होता है, असली पावर VC के पास। अच्छा। अमेरिका में बोर्ड ऑफ रीजेंट्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट चुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी चांसलर अक्सर अनुभवी एकेडमिक्स होते हैं। तो भारत में क्या मांग उठ रही है? क्या बदलाव चाहते हैं लोग? यहाँ कई एकेडमिक्स, UGC, टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट बॉडीज और कुछ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि अब ये सिस्टम बदलना चाहिए। सुझाव यह है कि चांसलर कोई जाना माना प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए। इससे क्या फायदे होंगे? फायदे कई हो सकते हैं। एकेडमिक माहौल अच्छा होगा, मेरिट पर VC अपॉइंट होंगे, यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन बढ़ेगी, क्राइसिस के टाइम शायद बेहतर लीडरशिप मिले। लेकिन ये बदलाव करना आसान तो नहीं होगा। नहीं, चुनौतियां हैं। राज्यों के यूनिवर्सिटी एक्ट बदलने पड़ेंगे। चांसलर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये तय करना होगा। चांसलर और VC की भूमिकाओं में बैलेंस कैसे बनेगा? और सबसे बड़ी बात, सभी स्टेक होल्डर्स, राज्य सरकारें, एकेडमिक कम्युनिटी, इनके बीच आम सहमति बनानी होगी। तो रास्ता क्या हो सकता है? एक रास्ता ये हो सकता है कि पहले एक मॉडल लॉ बने, फिर कुछ राज्यों में पायलट बेसिस पर लागू करें, देखें कैसा चलता है, फिर नेशनल लेवल पर सोचें। ठीक है। और आखिर में एक और जरूरी बदलाव है एनवायरनमेंट ऑडिट को लेकर। 30 अगस्त को नए पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 नोटिफाई हुए हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अचानक? इसकी मुख्य वजह है कि जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, CCPB, और राज्यों के SPB, उनके पास स्टाफ और रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अच्छा। CCPB की ही एक रिपोर्ट थी 2024 की, उसमें बताया गया कि हर 1000 इंडस्ट्री या यूनिट के इंस्पेक्शन के लिए 10 से भी कम इंस्पेक्टर हैं, जबकि उन्हें लाखों यूनिट्स को मॉनिटर करना है। बापे, ये तो बहुत कम है। हाँ, और ऊपर से 2023 में वो जो नए ग्रीन क्रेडिट रूल्स आए थे, उनका कंप्लायंस चेक करने के लिए भी ऑडिट चाहिए। तो अब नए नियमों में क्या है? कौन करेगा ये ऑडिट? सबसे बड़ा चेंज यही है कि अब सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट एजेंसियों को भी एनवायरनमेंट ऑडिट करने की परमिशन मिल गई है। प्राइवेट एजेंसीज? हाँ, इनको 2 कैटेगरी में बांटा है।
कैटेगरी ए वाले जो ऑडिटर हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल और EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ऑडिट करेंगे, और कैटेगरी बी वाले ग्रीन क्रेडिट जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना और कार्बन एमिशन का ऑडिट करेंगे। अच्छा, काम बांट दिया है। हाँ, और ये ऑडिट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 19011 के हिसाब से होंगे। सारी रिपोर्ट ऑनलाइन NEIS यानी नेशनल एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर फाइल करनी होगी। और अगर कोई गड़बड़ करे तो कोई सजा वगैरह? हाँ, सजा है। अगर कोई ऑडिटर गलत रिपोर्ट देता है तो उस पर 50 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है और उसका लाइसेंस भी सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। तो इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर को लाने की? देखिए, फायदा तो ये है कि ऑडिट कैपेसिटी बढ़ेगी। अनुमान है कि 2026 मिड तक 500 प्राइवेट ऑडिटर आ सकते हैं। इससे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका ऑडिट कवरेज शायद 25% से बढ़कर 70% तक पहुंच जाए। ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, और ग्रीन क्रेडिट, कार्बन मार्केट जैसे नए एरिया के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज भी मिलेगी। डिजिटल फाइलिंग से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, डेटा एनालिसिस बेहतर होगा। और रिस्क क्या है, खतरे? सबसे बड़ा खतरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब जो कंपनी ऑडिटर को पैसा दे रही है, हाँ। क्या ऑडिटर उसके खिलाफ सख्ती दिखा पाएगा? हाँ, ये तो है। दूसरा, क्या CCPB और SPCB के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इन प्राइवेट ऑडिट रिपोर्ट्स को ठीक से वेरीफाई कर सकें? कहीं ऐसा ना हो कि बस खाना पूर्ति हो जाए। और छोटे उद्योगों का क्या, गांव देहात की इंडस्ट्रीज? बिल्कुल, कहीं वो पीछे ना छूट जाएं। दुनिया में जहां प्राइवेट ऑडिटर हैं जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां गवर्नमेंट ओवरसाइट बहुत स्ट्रांग है। तो भारत में भी जरूरत है कि CPBS, PCB की अपनी इंस्पेक्शन टीम मजबूत हो, ऑडिटर रोटेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने के कड़े नियम हो, रूरल और MSME कवरेज का ध्यान रखा जाए, और ऑडिट क्वालिटी पर नजर रखने के लिए शायद कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बने। मतलब प्राइवेट एफिशिएंसी का फायदा भी उठाना है और रेगुलेटरी इंटेग्रिटी भी बनाए रखनी है। एक बैलेंस साधना होगा। तो अगर इन सब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभर रही है? मतलब सितंबर 2025 की शुरुआत में भारत एक ऐसे पॉइंट पर है जहां बाहर से उसे अमेरिकी टैरिफ, चीन से कंपटीशन जैसे प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं। हाँ, और वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर रेडी बनाने, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लाने, हायर एजुकेशन के गवर्नेंस को सुधारने और एनवायरनमेंट रेगुलेशन को लागू करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बाहरी दबाव अंदरूनी नीतियों पर असर डाल रहे हैं और अंदरूनी क्षमताएं भारत की बाहरी पोजीशन को तय कर रही हैं। तो शायद सोचने के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ा जा सकता है। इन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स, जिनका असर लुधियाना की फैक्ट्री तक पहुंच रहा है, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की कोशिश, हाईटेक डिफेंस पर इतना जोर, इन सबको देखते हुए क्या आने वाले दशक में भारत को नेशनल रेजिलियंस यानी राष्ट्रीय लचीलेपन की अपनी परिभाषा को फिर से सोचने की जरूरत है? अच्छा, एक ऐसी परिभाषा जिसमें इकोनॉमिक ओपननेस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपनी इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब के बीच एक नया, शायद और ज्यादा नाजुक बैलेंस बनाना पड़े। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ